अभी मैं डॉक्टर आरती सेंटर फॉर आयुर्वेदा में हूँ। अब खुद डॉक्टर आरती के सामने डॉक्टर आरती बुखारी पटेल। तो बातचीत के क्रम में जानेंगे कि आप क्या करते हैं, किस तरह के बीमारियों का इलाज करती हैं या लोगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाती हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने जो डिग्री है आयुर्वेद की BAMS की, वो आपने कहाँ से ली और अपने इस प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से की? मैंने मेरा आयुर्वेद कंप्लीट गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से किया है और मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत की है अक्टूबर 2003। जब से मेरा कंप्लीट हुआ था मैंने तब से आयुर्वेद प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। तो जामनगर से ही। जामनगर गुजरात से ही। तो जामनगर जो कॉलेज है वो तो बहुत प्रसिद्ध है और उसकी एक प्रतिष्ठा है। तो जामनगर से मुंबई आप आए, तो मुंबई आने का क्या कारण है, मुंबई में प्रैक्टिस करने का? मुंबई में प्रैक्टिस करने का दो रीज़न था। एक तो काफ़ी सारा मेरा क्लाइंट बेस बॉम्बे बेस्ड है। अच्छा। और सेकंड वन गुजरात से नज़दीक भी है, तो यहाँ और गुजरात दोनों जगह में एक साथ वर्क कर सकते हैं। और काफ़ी सारे NRI क्लाइंट्स रहते हैं, वो लोग को जामनगर में हमारे यहाँ फ़्लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं है। अच्छा। पर डे का एक ही फ़्लाइट आता है। तो वो भी बेसिस था कि बॉम्बे हम लोग शिफ्ट हो जाए और बॉम्बे में भी एक नया सेंटर स्टार्ट कर दें। तो अभी दोनों जगह हाँ, गुजरात है दोनों जगह। तो दोनों किस तरह से आप कितने दिन वहाँ बैठते हैं, कितने दिन यहाँ? मंथली 1 to 2 विजिट गुजरात में रहता है और बाकी बॉम्बे रहता है। एंड देन ऑनलाइन कंसल्टिंग तो हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में चालू है, सब जगह पे रहता है। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कोरोना का एक तरह से दूसरा दौर शुरू हुआ। पहले दौर में जितने लोग संक्रमित हुए थे, अभी को लगा कि अब ये संक्रमण का दौर जो कम हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से ये शुरू हुआ। इसका कारण आपको क्या लगता है कि दोबारा जो शुरू हुआ है उसका क्या कारण? कोई भी ये रहता है, वायरस संक्रमित होता है, उसका एक बार पीक लेवल पे जाता है, देन वो रिड्यूस होता है। तो एक बार रिड्यूस होने के बाद भी फिर उसका साइकिल पूरा रहता है। तो साइकिल के चलते ये 3rd या 4th स्टेज में इसलिए पीक पर गया हुआ है अभी भी। और सेकंड रीज़न ये भी है कि लोगों में भी अभी अवेयरनेस कम हो गया है। पहले लोग थे तो सैनिटाइज़र का यूज़ है, मास्क पहनना है, ये सब कंपलसरी करते थे। अभी गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं, बट लोगों को खुद से समझना चाहिए कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास्क पहन के बाहर जाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब रूल्स अभी फॉलो नहीं होते हैं। कहीं पर भी हम लोग, चाहे अभी हम मीरा भाईंदर में ही है, तो कहीं पर भी हम लोग मार्केट में है, रोड पे है, देखेंगे तो ये सब चीज़ फॉलो नहीं होती है। ये मतलब बीच में सिर्फ ट्रेन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें खुल गई। हालांकि स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, स्कूल बच्चों के लिए अभी तक स्कूल कॉलेज खुले नहीं है। फिर से अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि लॉकडाउन शुरू हो सकता है। क्या लगता है कि लॉकडाउन ही सही उपाय है? इसमें अगर मेरा पर्सनल व्यू बताए, तो personal। एज ए डॉक्टर ये बता सकते हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही पूरा उसका नहीं है कि लॉकडाउन से ही हम लोग कोरोना को कंप्लीट उसका जंग है वो जीत जाएंगे या उसको फैलने से रोक सकते हैं। एक रीज़न है कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो थोड़ा लोग बाहर कम निकलते हैं, ये सब के वजह से वो हो सकता है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे एक आयुर्वेद के डॉक्टर होने के नाते? और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन है कोरोना का? कोरोना को जैसे देखा जाए सिम्टोमेटिकली, आइडियली आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बट जो सिम्टोमेटिकली जो हम लोग देखते हैं तो आयुर्वेद में बताया गया है वात कफ ज्वर, चरक संहिता में उसका निर्देश है। तो उनके अनुसार सिम्टम वही है जो अभी कोरोना में जो लोगों को देखा जाता है। और सेकंड है जनपदोध्वंस, कि हर 100 साल के बाद एक ऐसा बीमारी आता है कि वो पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को एक साथ संक्रमित करते हैं। और
उनका मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनमें से बचने के लिए क्या रहता है कि जो हेल्दी पीपल है, जो लोग का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा है, और वो लोग बच जाते हैं, उनको वो संक्रमित नहीं होता है। काफ़ी सारे घरों में भी ऐसा देखा गया, अभी यहाँ रूटीन में भी आप देखे होंगे कि पूरे फैमिली में से 5 या 7 लोग रहते हैं, उसमें से 5 को छोड़ के 2 संक्रमित है, 5 लोग नहीं है। ठीक है, तो जो लोग बच गए उनके साथ ही वो लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग फॉलो करते हैं, एक ही घर में साथ रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, और फूड सब एक ही चीज़ वो लोग करते हैं, फिर भी वो लोग को नहीं हुआ। क्यों? कि जब इम्यूनिटी पावर और सेल्फ रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रहता है तो लोग बच जाते हैं, तो उनको वो संक्रमित नहीं कर सकता है। तो एक एडवाइस यही रहेगा मेरा कि अपना इम्यूनिटी पावर को और अपने हेल्थ को मेंटेन रखें, मेन ये है। और आयुर्वेद में उनका काफ़ी सारा चीज़ भी दिखाया गया है कि आपको अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसको बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, एडवाइस आपकी क्या क्या है? एडवाइस हम लोग 3 तरीके 3 टाइप्स के ऊपर जाते हैं। फर्स्ट है घर से ही जो डाइट के अंदर और लाइफस्टाइल के अंदर जो भी चेंजेस करना है वो करना है, और सेकंड वन है योग एंड आसन। ठीक है, एंड थर्ड वन ऑप्शन आता है मेडिसिन का। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग लाइफस्टाइल। 8 घंटे का नींद कंपलसरी, स्लीप लेना चाहिए। देन वाटर इनटेक पर डे का 3 to 5 लीटर। होम मेड फूड, फ्रेश एंड होम मेड फूड। अगर होम मेड फूड नहीं है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग को जॉब पे जाना होता है, तो वो बोलते हैं कि मैम हम लोग कैसे अरेंज करें। तो मॉर्निंग में जब निकलते हैं हेवी ब्रेकफास्ट कर लो, साथ में फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स रख लो, पानी का बोतल रख लो, नींबू पानी भी रख सकते हो। शाम को जब भी घर आते हो तब घर का बना हुआ ही खाना खाओ। यही एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपको अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है तो। और बाहर से भी अगर लेना ही पड़े तो कहीं से फ्रूट अभी हर जगह पे अवेलेबल रहता है, ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल रहता है। और दूसरा है भुना हुआ चना, सिंग, जो हमारा देसी जो इंडियन जो कल्चर में जो बताया गया है वो सब चीज़ भी ले सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन हम बताए योग एंड प्राणायाम। योग के अंदर दूसरा कुछ नहीं करे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इट्स द बेस्ट। क्योंकि उनसे क्या रहेगा कि जब आप इनहेल करते हैं और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है तो लंग्स का कैपेसिटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो मेनली पहले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आरएस सिस्टम को ही अफेक्ट करता है कोरोना, सब लोग को पता है कि खांसी है, ये है, वो ही रहता है। और थर्ड वन आता है आयुर्वेद मेडिसिन। तो मेडिसिन पर्पज से हम ये बताएंगे कि आप कोई भी कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करने के बाद ही आपको मेडिसिन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो सब लोग टीवी के ऊपर ही ऐसे बता दिए मेडिसिन तो आप अपने आप से ही सब चीज़ ले लो। ये 3 यूज़ करना चाहिए, 3 तरीके से। आपने कहा कि अपने घर की चीज़ खाना चाहिए, लेकिन पूरे देश में विदेशी जो रेस्टोरेंट की चेन है ये खुल रहे हैं। हम फास्ट फूड खाने का पहले थोड़े दिन तक तो लोगों ने अपने को रखा, परहेज रखा, लेकिन फिर देखा जा रहा है कि वे भीड़ वहाँ काफ़ी है और लोग फास्ट फूड की तरफ, बच्चे खासकर, बहुत तेज़ी से उधर जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका क्या कहना है कि अभी थोड़े दिन रोकना चाहिए कि खाना चाहिए, लेकिन उसको और कुछ उपाय करना चाहिए ताकि उससे बचा जा सके? एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर तो हम यही सजेशन देते हैं कि अभी के लिए नहीं, उसको लाइफ टाइम उनसे दूर ही रहना चाहिए। दूर मीन्स के मंथली वंस या 2 महीने में एक आध बार लेते हैं तो वो चीज़ ठीक है। बाकी अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको पर डे शाम को बाहर का खाना ही चाहिए। और जंक फूड एंड अपना स्ट्रीट फूड दोनों चीज़ अलग है, जिसमें चीज़ और ब्रेड बटर ये सब जो आइटम्स अभी जो आती है, बर्गर है, जो विदेशी जो आपने स्पेसिफिकली बताया, वो लोग को छोड़ के अगर अपना जो स्ट्रीट फूड है, सपोज कि भेल हो गया, पानी पूरी हो गया या समोसा हो गया, ये सब चीज़ अगर घर पे बना के भी खा सकते हैं तो उनका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है कि जितना ये चीज़ का आता है। और सेकंड वन थिंग कि कोल्ड ड्रिंक्स के से भी बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चों के लिए चाइल्ड ओबेसिटी भी करती है और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ख़राब करती है, उनके इम्यून सिस्टम को भी डाउन करती है। मतलब बच्चों को तो ये सब चीज़ से बचाना ही चाहिए। और आपने कहा कि आयुर्वेद में ये बात है कि ये रिपीट होती है चीज, और वायरस जो है वो वायरस 100 साल में वो आता है। तो आप तो अगर
हमें मालूम है कि 1918 से 20 तक भी प्लेग, प्लेग का नहीं वायर स्पेनिश फ्लू हाँ स्पेनिश फ्लू का दौर चला था हाँ। और काफ़ी लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। तो तो पहले से आगाह नहीं किया गया लोगों को बताना, जब आयुर्वेद में ऐसा है लोग जानते हैं तो ऐसा कुछ होगा, पहले से क्यों नहीं बताया गया? पहले से आइडियली वायरस का पता एग्जैक्टली नहीं चलता है लोगों को भी, इसीलिए तो आयुर्वेद में बताया गया है ना कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स कि जो हेल्थ है उसका हेल्थ मेंटेन करो, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। अगर फॉलो करते हैं फिर भी आपको अगर कोरोना या कोई भी वायरल संक्रमण आपके बॉडी में होता है तो जैसे अगर आप नॉर्मल है तो आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा कि जितना अदर पर्सन को करता है, इसीलिए ये चीज़ बताई गई है, सर्वाइविंग के लिए बताया गया है कि आपको अपने हेल्थ को अच्छे से रखना चाहिए। ओके जी, चलिए अब कोरोना से थोड़ा आते हैं बाहर, और आप बच्चों के लिए बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, तो क्या क्या आप कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए? बच्चों के लिए मेन तो हम लोग करते हैं अभी स्वर्ण प्राशन संस्कार करते हैं, जो वेद के अंदर जो 16 संस्कार दिखाए गए हैं, बताया गया है, उनमें से ही एक संस्कार है स्वर्ण प्राशन संस्कार। जन्म से लेकर 12 साल तक बच्चों को वो देना है, क्योंकि पहले के ज़माने में ये था कि कोई इम्यूनाइजेशन नहीं था, तो वन टाइप ऑफ आयुर्वेद इम्यूनाइजेशन भी बता सकते हैं, और वो स्पेसिफिकली होता है जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है। अच्छा। और एवरी नक्षत्र आफ्टर 27 डेज, 27 या 28 दिन के बाद आता है हमारा, तो वही नक्षत्र के दिन ही वो करना है। और स्वर्ण प्राशन में रहता है 24 कैरेट गोल्ड का एस रहता है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग योग से करते हैं। और देन हनी रहता है, ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, ये सब जो औषधियों चाइल्ड के माइंड डेवलपिंग और हेल्थ के लिए जो इफेक्टिव रहता है वही सब उनके अंदर दिया जाता है। मतलब महीने में एक बार? हाँ, महीने में एक बार होता है, और उनका बेनिफिट मेंटली एंड फिजिकली बच्चों के ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। तो कितनी बार ये संस्कार होना चाहिए स्वर्ण प्राशन? मिनिमम जितना हो सके उतना बेटर है, काफ़ी सारे चाइल्ड बट 1 साल तक अगर कराते हैं कंटिन्यूअसली तो इट्स अ बेटर थिंग। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बच्चे को पहले जो मेमोरी रिकॉलिंग का अभी जो है एक, कि बच्चे को पढ़ते हैं तब याद रह जाता है जब स्टडी कराते हैं तब, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो लिखने जाते हैं बट लिख नहीं पाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और एग्जाम के बाद उनको पूछा जाता है तो वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एट ए टाइम मेमोरी रिकॉलिंग नहीं होता है। तो मेमोरी रिकॉलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो ये कोरोना का भी अभी आप बताए तो उनका प्रिकॉशंस के लिए भी ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत बेटर चीज़ है, और स्किन के लिए है, और हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है उनका। कितने बच्चों को अब तक आप ये संस्कार करवा चुके हैं? हम तो जामनगर, जब से मेरा क्लिनिक स्टार्ट है 17 साल से, 17 ईयर से हम लोग करते हैं, और हर बार 250 to 300 तो मिनिमम चाइल्ड आते हैं। और यहाँ भी हम लोग ने अभी चालू किया है बॉम्बे में भी, बीच में कोरोना का जब पीक था तब बंद था, यहाँ भी 200-250 से ऊपर तो बच्चे आ ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये कार्यक्रम जो है ना, सरकारी स्तर पे तो होते हैं निःशुल्क, लेकिन आप भी निःशुल्क करती हैं। यस। तो इसके पीछे क्या कारण, मतलब निःशुल्क? निःशुल्क इसलिए करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा है कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा कर सके, तो सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम रहता है कि हम बच्चों को, और उस दौरान काफ़ी सारे बच्चे भी आते हैं और बच्चे भी मानते भी हैं, उनका कोई भी हेल्थ इश्यू है बाहर का, आप अभी जब हम डिस्कशन किए जंक फूड ये है वो, तो वो भी हम जब बच्चे को बोलते हैं तो वो मान भी लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर भी। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा तो जंक फूड जो है, जंक फूड बच्चे, और बच्चे से ज्यादा उसके पेरेंट्स का भी हम लोग को काउंसलिंग करना पड़ता है। अभी काफी सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि चलो हम बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, बच्चे की सब चीज पूरी कर रहे हैं, उनसे लाड कर रहे हैं, तो जो भी मांगेगा वो चीज दे देंगे, बट ये नहीं सोचते कि वो बच्चे के हेल्थ के लिए कितना नुकसान करता है, और एडिक्टेड भी हो जाते हैं बच्चे काफी सारे टाइम पे। तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन आम जो लोग हैं, जो बाकी उम्र के जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, किस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं?
उनके लिए हम लोग का सेमिनार वगैरह रहता है कि सपोज कि स्पेसिफिकली विमेंस है तो विमेंस हेल्थ एंड पंचकर्मा के ऊपर का हम लोग का सेमिनार काफ़ी सारी सोसाइटी वगैरह में भी रहेगा या कोई क्लब वगैरह में भी अरेंज होता है, तो हम लोग वो सब चीज़ करते हैं। और हेल्थ अवेयरनेस के लिए सभी एज के लोगों के लिए भी सेमिनार है, ये सब अरेंजमेंट होता है। एक आयुर्वेद जो है या नेचुरोपैथ है, बाकी जो हमारे जो ये व्यक्ति है, इनके जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको एक लोग बार बार बोलते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज तो ठीक करते हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं वो आते हैं लास्ट स्टेज में। तो इसका कारण क्या है? क्या अभी भी विश्वास नहीं है आयुर्वेद पे या बाकी जो है? एक बिलीव है, गलत लोग मानते हैं कि आयुर्वेद से देर से फायदा होता है, ठीक है। बट अभी मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जो बच्चे को सर्दी खांसी हुआ तो वो एलोपैथ के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आयुर्वेद में ही आएंगे। और एक थिंग ये भी है कि लोगों को ये है कि आयुर्वेद है वो अल्टरनेटिव थेरापी है, मतलब अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति है, नॉट ए मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। बट लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आयुर्वेद में सब 8 अंग हैं। मतलब कि काय चिकित्सा जिसको हम अभी मेडिसिन बताते हैं, बाल चिकित्सा जिसको पेडियाट्रिक्स, गृह चिकित्सा साइकियाट्री, एंड शल्य चिकित्सा सर्जरी, देन रहेगा शालाकीय मतलब ईएनटी, गले से ऊपर का जो ऊर्ध्वजतुंग है वो ईएनटी में आ जाएगा, और देन गायनेक। ये सब चीज़ का विस्तार से है ही, सब चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है आयुर्वेद में, और काफ़ी सारे लोग अभी आते भी हैं। लेकिन जो आम जो धारणा है, ये मानते हैं कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा नहीं है, इसका प्रचार अभी भी उस तरह से नहीं हुआ है। तो प्रचार किस तरह से हो कि शल्य चिकित्सा है आयुर्वेद में? जो सर हम आपको एक चीज़ बता दें कि सर्जरी के जो मेन बुक है, हचिंसन का एक बुक आता है जो एलोपैथ प्रैक्टिशनर वो लोग स्टडी करते हैं, उनके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है द फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुत। अच्छा। सुश्रुताचार्य ही फादर ऑफ सर्जरी है। बट काफ़ी सारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे राजाओं का जो आगे पीछे हुआ तो काफ़ी सारे लोग उसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये सब चीज़ आ गया, मतलब कि ये धर्म भी आ गए, और लोग ये क्या जीव हिंसा अहिंसा के ऊपर मेनली काम करने लगे। तो क्या है, ये चिकित्सा को राज्यश्री नहीं मिला, ऐसा हम लोग को आयुर्वेद के इतिहास में हिस्ट्री में ये सब मेंशन किया हुआ है। बाकी सबसे पहला जो डिसेक्शन है, बॉडी डिसेक्शन, वो भी सुश्रुत जी ने ही किया हुआ है। अभी जो है, एक तो कोरोना के पहले भी धीरे धीरे आयुर्वेद जो है उसका प्रचलन बढ़ा, लोग काफ़ी आयुर्वेद की तरफ झुके हैं। आपको क्या लगता है कोरोना के बाद जो है पूरे अपने देश में तो मान्यता थी, अब विदेशों में भी लोग मानने लगे हैं कि आयुर्वेद की तरफ लोग झुकेंगे? हाँ, आयुर्वेद के तरफ झुकाव तो वो लोग का रहा ही पहले से, बट प्रॉपर वैसे उन लोगों को गाइड नहीं किया जाता है। काफ़ी सारे बताए ना, वो लोग यही मानते हैं कि आयुर्वेद मतलब फाकी है, कोई बाबा रहेंगे ये रहेंगे, ऐसे ही वो लोग मानते हैं। आयुर्वेद को ऐसे नहीं मानता कि प्रॉपर स्टडी के बाद ही डॉक्टर बनते हैं और वो लोग ही ट्रीटमेंट करते हैं। वन टाइप ऑफ साइंस, साइंस नहीं मानते वो लोग उनको। लेकिन अभी तो सरकारी हाँ। कॉलेजेज हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, हर जगह संस्थाएं हैं, उसके बावजूद ऐसा है, इसका क्या कारण है? लोगों की मान्यता अभी भी वही है, फाकी वाले, या अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और धीरे धीरे अब जो सपोज कि हम लोग ही है तो पहले काढ़ा वगैरह देते थे पेशेंट को, बट पेशेंट के पास अभी टाइम नहीं रहता है कि कोई इतना सा पाउडर हर रोज रात को उसको पानी के अंदर शॉक करना है, फिर मॉर्निंग में 1/4 रहे तब तक उसको काढ़ा उसको उबालना है, और क्योंकि जॉब है और टाइमिंग है तो एडजस्ट नहीं होता है, तो उनके बदले एक्सट्रेट बेस का मेडिसिन है, घनवटी है, मतलब काफ़ी सारा अभी थोड़ा उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया है, तो लोगों के लिए भी इजी है और डॉक्टर के लिए भी इजी है उनको प्रिस्क्राइब करना और देना। हर जो डॉक्टर है जो वो अपनी दवाएं भी बनाते हैं, तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, हम लोग है अपना ही सब मेडिसिन है, खुद का ही सब योग रहता है, और अपना ही जमीन है, वहाँ ही उगाया जाता है। तो मोस्टली जो चीज़ रेयरली और रेयर रिक्वायरमेंट रहता है वो लोग ही हम लोग बाहर से परचेज करते हैं। पूरा प्रोडक्शन भी घर से ही होता है, और इजीली इसीलिए लोगों को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और दूसरा अभी हम लोग
ये एक ब्रांड लॉन्च की है अपना दुर्वा आयुर्वेद करके। अच्छा। ये जो है स्पेसिफिकली स्किन केयर एंड हेयर केयर के लिए है। और ये प्रोडक्ट सभी रूटीन में जो घर के अंदर आयुर्वेद को कैसे हम लोग यूज कर सके अपने रूटीन के लिए, ठीक है, उनके लिए ये सब चीज बनाया गया है कि रूटीन हेयर केयर एंड स्किन केयर, जो आयुर्वेद रिचुअल्स थे जो पहले के ज़माने में जो लोग अपने आपको मेंटेन रखने के लिए स्किन के लिए और हेयर के लिए करते थे, वही सब चीज़ प्रोडक्ट अभी हम लोग लॉन्च किया है। अच्छा, एक और लोगों के मन में होता है, दो ध्रुव है। एक ध्रुव है कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत सस्ती होती हैं और उनका असर बहुत धीरे से होता है, और दूसरी ये भी मान्यता है कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत महंगी होती हैं। ये सचमुच में ऐसा है? उसमें रिगार्डिंग आयुर्वेद में एक चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है। एज ए डॉक्टर आई एक्सेप्ट दैट थिंग कि आयुर्वेद में जैसे एलोपैथ में कैसे होता है कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम मतलब 500 मिलीग्राम एक स्टैंडर्डाइजेशन है। आयुर्वेद में काफ़ी सारे पाउडर्स वगैरह ऐसा है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है और उसके अंदर मिक्सिंग का भी बहुत सारा ये रहता है, इसीलिए रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो सस्ता में आएगा। कोई भी एक प्रोडक्ट है हमको 200 रुपीज़ भी केजी मिलता है, वही प्रोडक्ट हमको 2000 रुपीज़ केजी भी मिलता है। बट डिपेंड्स ऑन प्योरिटी की आपको प्योरिटी कैसी चाहिए और कौन से तरीके का मेडिसिन है आपका। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारा किचन का जो हम लोग का इंग्रेडिएंट्स होता है, उनसे भी आप लोग ठीक हो सकते हैं। और जो भस्म प्रिपरेशन है, रस औषधि है, वो तो ओबियसली कॉस्टली रहता है, उसका तो कॉस्ट ज़्यादा ही रहता है। तो आपका हर डॉक्टर का एक अपना ये है कि काम करने का, डायग्नोज करने का, फिर उसे ट्रीटमेंट का उनका अपना तरीका होता है। तो आपका तरीका क्या है, किस तरह से डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट? डायग्नोसिस मेनली नाड़ी परीक्षा से होता है। अच्छा, और प्रश्न परीक्षा, दो चीज़ें। फॉर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस भी हम लोग कराते हैं। सपोज कि कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन या सोनोग्राफी, सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई की ज़रूरत रहती है, वो भी अभी उनको भी साथ लेकर ही चलते हैं, तो वो भी हम लोग करते हैं। देन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर पेशेंट घर से अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करने, और अभी हम बताएं कि किचन इंग्रेडिएंट्स से ही काफ़ी सारा चीज़ घर में ही ऐसा मिल जाता है कि सपोज कि सिंपल एसिडिटी है, गैस है, तो घर के अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज करके उनको हो जाता है ठीक, तो वो ही देते हैं। देन आता है मेडिसिन। अगर मेडिसिन का रिक्वायरमेंट रहता है तो ही हम मेडिसिन देते हैं। और थर्ड वन चीज़ है पंचकर्मा, जिसको अभी लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, तो रिक्वायर्ड रहता है तो हम लोग पंचकर्मा भी कराते हैं इधर ही। आपने कहा कि आपके विदेशों में भी आपसे एडवाइस लेते हैं, आप उनको ट्रीट करिए। तो जो विदेश में लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, इंडियन है या फॉरेन पीपल भी हैं? 20 to 30% NRI से, इंडियन से, और बाकी सारे वहाँ के ही फॉरेनर सिटीजन ही रहते हैं। तो किन किन देशों में आप एडवाइस देते हैं, मतलब ट्रीटमेंट दे रही हैं? US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ जो है तो विदेशों के बाद भारत में कहाँ कहाँ आपके आपके जो पेशेंट्स हैं या जो आपसे एडवाइस लेते हैं? भारत में मेनली रहता है दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात तो ऑलरेडी है ही हमारा पूरा, बॉम्बे, एंड काफ़ी सारे इनर एरिया भी ऐसे, जैसे सपोज कि मेरठ है, पंजाब के अंदर लुधियाना है, ऐसे जो छोटे छोटे, अमृतसर है, ऐसे छोटे छोटे शहरों से भी लोग का ऑन कॉल स्काइप पे कंसल्टिंग चालू ही रहता है। तो ये आपने भी कहा कि आप नाड़ी परीक्षण करती हैं, तो जो दूर बैठे लोग हैं उनका नाड़ी परीक्षण नहीं हो सकता? तो उनका सेकंड वन हम आपको बताए प्रश्न परीक्षा। अच्छा, वो भी आयुर्वेद में ही डिस्क्राइब है कि आप प्रश्न एग्जामिनेशन, प्रश्न परीक्षा से, और जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है उनके ऊपर ही करते हैं। अगर रिक्वायर्ड रहता है तो पेशेंट यहाँ तक भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको फ़ोन पे ही सब चीज़ बता देंगे और ऐसा है। अगर रिक्वायर्ड रहता है तो पेशेंट वन टाइम कंसल्टिंग के लिए यहाँ मतलब प्रश्न परीक्षा आपने की? हाँ, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया? नहीं, प्रश्न परीक्षा करने में ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को यहाँ मुझे बुलाना है अच्छा, कि नहीं बुलाना है, ऑनलाइन हो जरूरी हुआ तो अब हाँ, तो पेशेंट आ जाता है इधर ही। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है आपका, और बाकी क्या करना चाहते हैं नया कुछ आयुर्वेद के क्षेत्र में? आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी तो हम लोग ये जो बताए आपको स्किन केयर, हेयर केयर का अपना ब्रांड एक लॉन्च किया है। और सेकंड वन थिंग ये है कि मेरा एम ये है कि वुमेन्स हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड स्वस्थ भारत।
अगर भारत स्वस्थ भारत रहेगा तो ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। उसमें हम लोग को चाइल्ड हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइल्ड बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा तो ही स्वस्थ सोसाइटी, मतलब कि जो हेल्दी सोसाइटी चाहिए वो होगा। और उनके लिए गांव में भी मैंने एसआर में थी, एसआर फाउंडेशन के साथ में 11 साल काम किया है। अच्छा। तो वहाँ भी जो रूरल एरिया के अंदर चाइल्ड हेल्थ एंड विमेंस हेल्थ के ऊपर हम लोग वर्क किया है, कि जहाँ कोई मतलब कि कोई डॉक्टर भी वहाँ नहीं मिलता है, पूरा इंटीरियर एरिया रहता है, वहाँ पर भी हम लोग काम किया है। तो महिलाओं के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ। महिलाएं जो है हेल्थ के प्रति थोड़ा अवेयर उस तरह से नहीं होती हैं, बिल्कुल भी खासकर मोस्टली नहीं होते हाँ। हैं। उनमें सब जगह यही हाल है, ऐसा नहीं है कि मेट्रो सिटी में है तो वो हाँ। है, वो पहले फैमिली का ख्याल करेगी, हम्म, अपने फैमिली को देखेगी, देन अपने लिए उनको कुछ भी मेंटेन करने का। एज ए डॉक्टर भी मेरा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे फीमेल्स पेशेंट आते हैं तो उनको हम जो चार्ट बना कर देंगे, जो फॉलो करना देंगे, अपना छूट जाएगा। अगर चाइल्ड का है, हस्बैंड का है, इन लॉज का किसी का है, तो वो प्रॉपर वैसे वो लोग फॉलो कराते हैं। और इसीलिए हम लोग एक श्रीले हम करके अपना एक प्रोडक्ट बनाए हैं, वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए ही है, कि अगर अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनको रिक्वायर्ड है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ले ले। और वो 1 साल की बच्ची से लेके 90 इयर्स की महिला तक सब लोग ले सकते हैं। तो जो आपने आपकी जो मेडिसिन सेक्शन जो है जहाँ दवाएं बनती है, तो कितनी तरह की भी दवाएं आपने बनाई है? हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट का रहता है। सपोज कि ऑयल है तो ऑयल, शैम्पू, और ये अवले बेस का रहता है, टेबलेट बेस है, पाउडर बेस है, अलग अलग जो भी हमको रिक्वायर्ड रहता है ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। सेमिनार वगैरह की बात की, हाँ। तो जो अवेयरनेस के लिए इस तरह के अपनी तरफ से आप किस तरह के सेमिनार और कैसे, अगर कोई आपको बुलाए तो क्या आप जाती हैं? हाँ, हम लोग जाते हैं। हाँ, अवेयरनेस के लिए हम लोग जाते हैं। और सब्जेक्ट भी अलग अलग, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर उन लोग को चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट चूज करते हैं, सपोज कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, या वीमेंस हेल्थ है, जैसे भी उन लोग का रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसी के ऊपर हम लोग करते हैं, अरेंज करते हैं। इतने साल से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आपने कहा 17 साल से, तो हर डॉक्टर का कुछ सपना होता है, आपका क्या सपना है? मेरा सपना यही है, एक इंडिया के लिए और सोसाइटी के लिए हम लोग एक उनके हेल्थ के लिए कुछ कर जाए। मतलब कि उनको हेल्दी बनाने के लिए अपना जो भी योगदान दे सके वो हम देना चाहते हैं। तो उस एक और भी सपना होता है, एक अपना हॉस्पिटल बनाना। हाँ। तो ऐसा कुछ आपका भी सपना है? हाँ, वो तो हो ही जाएगा, ये करेंगे इसलिए कि एक हॉस्पिटल अभी यहाँ तो बॉम्बे बेस आ गया, तो एक सपना तो पूरा हो ही गया। मानो कि इतना बड़ा सेंटर यहाँ हम अपने से ही डेवलप कर लिए हैं, तो ये तो हो ही गया, बट करेंगे, वो तो रहेगा ही। अभी जो है ऑनलाइन चल ही रहा, तो सोशल मीडिया का भी जमाना है। यस। तो अवेयरनेस के लिए कभी इसका आपने इस्तेमाल किया, सोशल हाँ, मीडिया पे हाँ, अपनी करते हैं। बात करना, एडवाइस देना? करते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन लेक्चर्स वो भी रहता है। और सोशल मीडिया पे हम लोग पोस्ट वगैरह भी करते हैं। स्वर्ण प्राशन का है, वो तो हर बार वो इवेंट क्रिएट करके ही अपने पेज पे ही, डॉक्टर आरती सेंटर फॉर आयुर्वेदा का पेज है हमारा, उनके ऊपर ही वो करते हैं। इंस्टाग्राम और इंटरेक्टिव है, मतलब लोग भी हाँ, कुछ आपसे लोग भी पूछ आते सकते हैं। हैं। हाँ, लोग भी पूछ सकते हैं, उनके अंदर उनका कोई कमेंट है, उनका कोई क्वेरी है, तो वो पेज पे अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वहाँ भी वो लोग अभी पूछ कोरोना सकते के हैं। लिए अब अवेयरनेस का उस पर चल रहा है। हाँ, उस पे रहता चल है, रहा है। उस पे रहता है। वो लोग पेज के ऊपर आके कुछ भी, किसी को कोई भी डिजीज रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो एज ए पेशेंट दे कैन आस्क। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बातचीत करके। मैं अभी डॉक्टर आरती बारोकर के यहाँ बात कर रहा था उनसे, उनकी क्लिनिक में। बहुत सारी बातें आपने सुनी कि कैसे अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, सेहत को ठीक रखने के लिए, और अगर बीमार है तो कैसे अपना इलाज कराना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी आपको ही। फिर एक नए मेहमान के साथ, एक नए किसी अतिथि के साथ आपके साथ हम आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।